विराट ने काया को अपनी तरफ खींचकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी प्रिंसेस, मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता था। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम भी ऐसे ही मजाक करके मुझे चिढ़ाती हो ना। हम लोग तो ऐसे ही खेलते हैं, है ना? चलो अब हम चलकर मम्मा को ढूंढते हैं, ठीक है ना? तो ये है विराट का मास्टर प्लान। वो इनडायरेक्टली इस लड़की से कहना चाहता है कि कोई भी इस छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल करके विराट को बरगला नहीं सकता। काया शुरू में तो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए किसी को ढूंढना चाहती थी। जो हुआ उसके बाद विराट का इंप्रेशन उसकी नजरों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे तो काया खुद को उसे गले लगाने नहीं देती, और वो भी तब जब वो पहले से ही किसी और के साथ जाने को तैयार है। काया ने चिल्लाते हुए विराट की गोद से उतरने की जबरदस्ती कोशिश की। मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे। मैं उन दीदी के साथ मम्मा का वेट कर लूंगी, पर आपके पास बिल्कुल नहीं रहूंगी। जब विराट ने काया को उस लड़की की गोद से खींच लिया तो वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है। जब उस लड़की ने देखा कि काया विराट के बजाय उसके साथ रहना चाहती है तो वो खुश हो गई और काया को अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगी। जब वो लड़की काया को लेने के लिए विराट के पास आगे बढ़ी तो विराट की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए उस लड़की को दूर ढकेलने के लिए कहा। एक ही झटके में उस लड़की को दो बॉडीगार्ड्स ने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जबरदस्ती वहां से ले गए। आसपास खड़े किसी भी आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों ने विराट के बॉडीगार्ड्स को उस लड़की को घसीट कर ले जाते देख लिया है। लड़की के वहां से जाते ही सारी भीड़ वहां से तितर बितर हो गई। काया ने पलक झपकते ही सभी को वहां से जाते देखा, और इस पूरे हाल को देखते ही वो अजीब सा दिखने वाला बुरा आदमी भी वहां से गायब हो गया। काया ने जब देखा कि वो आदमी वहां नहीं है तो उसने राहत की सांस ली। प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है, इसलिए वो चाहती है कि विराट से छूटकर वो जल्दी से यहाँ से चली जाए। छोड़ो मुझे, जल्दी, मुझे अभी जाने दो। मैं नहीं जानती आप कौन हो। ये सुनकर विराट का हैंडसम चेहरा गहरा हो गया और उसने डराने वाली गहरी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। काया उस आदमी की भयानक और डराने वाली आवाज सुनकर वहां से भाग जाना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात दोबारा कहने की हिम्मत करी। मैं आपको नहीं जानती, लेकिन इतना पता है आप एक बहुत बुरे आदमी हो। आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, मुझ पर चिल्ला रहे हो। आज तक मेरी मम्मा ने भी मुझे कभी डांटने की कोशिश नहीं की, और आप हो कि मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। छोड़ो मुझे आपके पास नहीं रुकना है। मैं अपनी मम्मा को ढूंढने जा रही हूँ। विराट के लिए उस छोटी सी बच्ची का गुस्सा खुद को बहुत ही हैरान करने वाला था। वो स्तब्ध रह गया। उसे गुस्से में चिल्लाते हुए देखने के बाद विराट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, क्योंकि विराट को इस छोटी सी बच्ची ने डांटा है। विराट का असिस्टेंट राहुल उसके पास आया और उसने विराट को बताया, सर दरअसल थोड़ी देर पहले कोई एक बुरा सा आदमी इस छोटी सी बच्ची को तंग करने की कोशिश कर रहा था। ये छोटी बच्ची शायद बहुत डर गई थी और आपको देखकर उसने आइडिया लगा लिया था कि आप बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए शायद उसने जानबूझकर आपकी बेटी होने का नाटक किया। पर सच्चाई ये है कि ये इस नाटक से आपको पूरी सच्चाई बताना चाहती थी और आपकी हेल्प मांग रही थी। राहुल की इस जानकारी के बाद विराट की आंखें गुस्से से जल उठी। ये सुनकर विराट चौंक गया है। क्या सच में ऐसा है? विराट को अचानक उस छोटी सी बच्ची पर थोड़ी दया आई और उस लड़की की मदद न कर पाने के लिए पछतावा भी हुआ। इसके अलावा इतनी छोटी और प्यारी सी बच्ची का उसे पापा कहकर बुलाना इतना भी बुरा नहीं था। इसी बीच काया भी जल्द से जल्द वहां से भागकर अपने भाई को ढूंढना चाहती है। उसकी नजरें चारों तरफ दौड़ रही हैं और किसी अपने की तलाश कर रही हैं। विराट ने एक पल को उस बच्ची को देखा और फिर राहुल से कहा, इस बच्ची के पीछे जाओ और इसे इसके घर तक छोड़ कर आओ, और साथ ही ध्यान रखना उसे फिर से कोई और परेशान करने की हिम्मत न रखे, और ये भी ध्यान रखना कि कोई भी इस तरह का आदमी से दोबारा ना मिले। विराट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए। विराट बहुत ही अजीब से हाव भाव के साथ राहुल को देख रहा है। सभी लोग ये देखकर थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहे हैं कि विराट इस तरह से किसी की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैसे कर सकता है। जी सर। राहुल ने अपना सर झुकाकर विराट के ऑर्डर को मान लिया, पर वो अंदर ही अंदर विराट को लेकर बहुत कुछ सोच रहा है। बॉस इतने सॉफ्ट हार्टेड कब से हो गए? राहुल ने मन ही मन सोचा। अभी राहुल को गए कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन विराट के मन में अभी भी काया का मासूम चेहरा घूम रहा है। जाने क्यों वो उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहा है। थोड़ी देर बाद राहुल निराशा से वापस लौट आया
उसे ऐसे खाली हाथ और इतना जल्दी आया देख विराट ने राहुल को सवालिया नजरों से देखा। तो राहुल ने जल्दी से जवाब दिया, सॉरी सर, मैं उसका पीछा कर रहा था, पर जैसे ही एक टर्न आया वो छोटी बच्ची वहां से गायब हो गई। मुझे लगता है शायद उसकी माँ उसी कोने में थी और वो अपनी बेटी को लेकर चली गई। ये बोलते हुए राहुल को बहुत ही ज्यादा निराशा महसूस हुई। विराट ने दुखी होकर उसकी तरफ से मुंह फेर लिया, पर अगले ही पल विराट को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। अगर उस छोटी बच्ची को फिर से कुछ बुरे लोगों ने घेर लिया तो? अगर फिर से कोई अनहोनी हो गई उसके साथ तो? तुम एक छोटी सी बच्ची का पीछा भी ठीक से नहीं कर सकते? तुम लोग किसी काम के भी हो क्या? विराट ने राहुल को डांटा। 1 मिनट तो राहुल को ये समझने में लगा कि अभी अभी आखिर हुआ क्या। उस बच्ची का पीछा करते हुए राहुल अभी उसी टर्न पे मुड़ा ही था कि बच्ची बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। ऐसे में राहुल और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। विराट और उसके आदमी तुरंत ही उस छोटी बच्ची की तलाश में निकल गए। उन्हें वहां से जाते देखकर दरवाजे के पीछे से 2 छोटे छोटे सिर बाहर निकल आए और उनमें से एक फुसफुसाया, वो अजीब सा आदमी चला गया, चलो अब बाहर आ जाओ। काव्य ने अपनी जुड़वा बहन को देखा और उसे देखकर काव्य का मन अचानक से अपना सिर दीवार से फोड़ने का हुआ। क्या कोई उसे समझा सकता है कि उसके जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़के की इतनी बेवकूफ छोटी बहन कैसे हो सकती है? काया तुम उधर क्यों भाग रही थी? काव्य ने काया को डांटा। धीरे धीरे काव्य की आवाज थोड़ी तेज होती गई। जब काव्य अपनी छोटी बहन को गुस्से से देख रहा था तो उसकी सुंदर छोटी आईब्रोज बहुत तनी हुई दिख रही थी। उसके हाव भाव बहुत ही ज्यादा गंभीर और अपने छोटे बच्चे को डांटने वाले पेरेंट्स की तरह दिख रहा है। काव्य, थोड़ा धीरे बोलो, मैं तुम्हें ऐसे भी आराम से सुन सकती हूँ। काया ने अपने कानों की तरफ इशारा किया और जल्दी से फुसफुसाई। काव्य ने काया के सिर पर अपनी उंगली की हल्की सी चपत मारते हुए लाचारी से काया की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम इधर उधर मत भागा करो। मम्मा को तो तुम्हारे साथ कुछ होने की चिंता तब होगी ना जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दिल्ली से यहाँ भाग कर आ गई हो। उससे पहले तो तुम टेंशन के मारे मेरी ही जान निकाल लोगी। मम्मी की बात आते ही काया ने तुरंत अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और पूछा, काव्य, तुमने टीना मासी को कॉल कर दिया है ना? क्या कहा उन्होंने? वो हमें लेने कब तक आएंगी? एक बार जब वो दोनों बच्चे एयरपोर्ट पहुंच गए तब टीना को काव्य का कॉल आया था कि वो लोग मुंबई पहुंच गए हैं। अपने दोनों लाडले भांजे भांजी के आने की बात सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो गई और तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए निकल गई। टीना कियारा की सबसे करीबी दोस्त है और उसके बच्चों की गार्जियन भी है। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उसने उन दोनों ट्विन बच्चों की तलाश की। तुरंत ही उसने देखा कि वो दोनों छोटे बच्चे कोने में झगड़ रहे हैं। टीना जल्दी से उनके पास दौड़ पड़ी। काव्य, काया, मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन अगर तुम लोगों का मुंबई आने का प्लान था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं टाइम से पहले ही तुम्हें लेने पहुंच जाती ना। जब भी टीना के पास टाइम होता था, टीना उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए दिल्ली पहुंच जाती थी। पास्ट में जब इन दोनों बच्चों का जन्म हुआ था तब कपल बाहर बिजनेस ट्रिप पर था, तो उस वक्त टीना अकेली थी जो कियारा के साथ थी। बच्चों के जन्म के टाइम भी उन्हें गोद में लेने वाली सबसे पहली इंसान टीना ही थी। काया ने अपनी बाहें खोली और टीना को कस कर गले लगा लिया और टीना को एक प्यारा सा किस देने के बाद बड़बड़ाई, आई लव यू माची, मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। नमस्ते मासी, काव्य ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा। काव्य ने काया की तरफ देखा जो टीना की गर्दन पर लटकी हुई है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ काव्य को देख रही है। तुम कितनी चंट हो, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। शायद तुम भूल रही हो कि तुम कुछ ज्यादा ही हैवी हो। क्या तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि तुम कैसी हो? काव्य ने काया का मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं मोटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ। कहीं ये सब कहने के पीछे तुम्हारा ये मतलब तो नहीं है कि तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते? काया गुस्से में बड़बड़ाई और अपने जुड़वा भाई को देखने से पहले धीरे से टीना की गोदी से नीचे उतर आई। टीना ने जब उन दोनों भाई बहनों की नोकझोंक सुनी तो हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। उसने चारों तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? क्या वो इतनी गैर जिम्मेदार हो गई कि तुम दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर चली गई? उसे थोड़ी सी भी खबर है ये सब कुछ कितना खतरनाक हो सकता है? मम्मा? वो दोनों एक साथ धीरे से बोले। अपनी मम्मा की याद आते ही काया को बहुत दुख महसूस होने लगा।
उसने थोड़ा सा आगे बढ़कर अपने आप को टीना के सामने झुका लिया। अचानक से काया का ये बर्ताव टीना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसने नासमझी से नीचे देखा और हैरान होकर पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मम्मा तुम लोगों के साथ नहीं आई? तुम लोग अपने घर से भाग के तो नहीं आए हो ना? काव्य, मुझे अभी अभी बताओ बात क्या है, एंड डोंट टेल मी कि तुम लोग बिना बताए मुंबई आए हो। क्या है आखिर सच? टीना ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों भाग कर आए हो? काव्य ने अजीब से भाव के साथ काया की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमने कुछ गलत करने की हिम्मत की है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद काव्य ने एक अच्छा सा बहाना ढूंढा और थोड़ी लापरवाही से कहा, मम्मा तो दिल्ली में ही है, हम दोनों तो यहाँ आपसे मिलने के लिए आए हैं क्योंकि हमें आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। हम दोनों ही आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। काया के भाई ने जो कहा उसे सुनकर काया भी बहुत खुश हो गई और मनी मन उसने अपने भाई को शाबाशी दी और फिर जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ मासी, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम दोनों ही आपको बहुत ज्यादा